राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद और पोलिश प्रश्न। कार्ल मार्क्स 1848 की क्रांति के वास्तविक कार्यों में से एक, और क्रांति के वास्तविक, न कि भ्रामक कार्य हमेशा इस क्रांति के परिणामस्वरूप हल हो जाते हैं, मध्य यूरोप की दमित और बिखरी हुई राष्ट्रीयताओं का गठन था, बशर्ते कि वे सभी व्यवहार्य हों और विशेष रूप से बशर्ते कि वे स्वतंत्रता के लिए परिपक्व हों। ये कार्य क्रांति के निष्पादकों बोनापार्ट, कैवूर और बिस्मार्क द्वारा इटली, हंगरी और जर्मनी के लिए तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार पूरा किया गया था। आयरलैंड और पोलैंड बचे रहे। हम यहाँ आयरलैंड को विचार से बाहर रख सकते हैं, क्योंकि यह यूरोपीय महाद्वीप की स्थिति को केवल बहुत ही अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। लेकिन पोलैंड महाद्वीप के केंद्र में स्थित है, और इसके विभाजन को बनाए रखना ही वह बंधन है जो पवित्र गठबंधन को बार बार एक साथ बांधता है। इसलिए हमें पोलैंड में बहुत रुचि है। ऐतिहासिक रूप से किसी भी महान राष्ट्र के लिए किसी भी तरह की आंतरिक समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा करना असंभव है, जब तक कि उसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अभाव न हो। 1859 से पहले इटली में समाजवाद का सवाल ही नहीं उठता था, यहाँ तक कि रिपब्लिकन की संख्या भी कम थी, हालांकि वे सबसे सक्रिय तत्व थे। 1861 के बाद ही रिपब्लिकन का प्रभाव बढ़ा और बाद में उन्होंने अपने सबसे अच्छे तत्वों को समाजवादियों में स्थानांतरित कर दिया। जर्मनी में भी यही सच था। लेसल अपने काम को विफल मानकर छोड़ने के कगार पर थे, तभी उन्हें गोली मार दी गई। केवल जब वर्ष 1866 में छोटे जर्मनी की महान प्रशिया एकता, डाई ग्रॉसप्रोसिस्चे इनहाइट क्लेन ड्यूटशलैंड्स एड, वास्तव में तय हो गई थी, तब लेस्लियन और साथ ही तथाकथित आइसेनाच पार्टियों ने कुछ महत्व ग्रहण किया। और केवल 1870 के बाद जब हस्तक्षेप की बोनापार्टिस्ट की इच्छा निश्चित रूप से समाप्त हो गई थी, तब बात वास्तव में आगे बढ़ी। यदि हमारे पास अभी भी पुराना बुंडेस्टैग होता, तो हमारी पार्टी कहाँ होती? हंगरी में भी यही हुआ। केवल 1860 के बाद ही इसे आधुनिक आंदोलन में शामिल किया गया, ऊपर धोखाधड़ी, नीचे समाजवाद। सर्वहारा वर्ग का अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन केवल स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच ही संभव है। 1830 और 1848 के बीच थोड़ी बहुत गणतंत्रात्मक अंतर्राष्ट्रीयता फ्रांस के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई थी, जिसका उद्देश्य यूरोप को स्वतंत्र करना था। इसलिए इसने फ्रांसीसी अंतर्राष्ट्रवाद को इस तरह से बढ़ाया कि फ्रांस के विश्व मुक्ति मिशन और इसके साथ ही फ्रांस के नेतृत्व में रहने के मूल अधिकार को हर दिन हमारे रास्ते में बाधा बनना पड़ा। ब्लैंकिस्ट इस दृष्टिकोण का एक व्यंग्यात्मक चित्रण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन यह मालोन और कंपनी के बीच भी बहुत मजबूत है। इंटरनेशनल में भी फ्रांसीसी लोगों ने इस दृष्टिकोण को काफी स्पष्ट माना। केवल ऐतिहासिक घटनाएं ही उन्हें और कई अन्य लोगों को भी सिखा सकती हैं, और उन्हें अभी भी रोजाना ये सिखाना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल बराबरी के लोगों के बीच ही संभव है, और यहाँ तक कि तत्काल कार्रवाई के लिए एक प्राइमस इंटर पेरेस भी सबसे अच्छा हो सकता है। इसलिए जब तक पोलैंड का विभाजन और पराधीनता रहेगी, तब तक न तो देश में कोई मजबूत समाजवादी पार्टी विकसित हो सकती है, न ही जर्मनी आदि में सर्वहारा दलों के बीच प्रवासी पोल्स के अलावा अन्य लोगों के साथ वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित हो सकते हैं। प्रत्येक पोलिश किसान या मजदूर जो सामान्य निराशा से जागता है और सामान्य हित में भाग लेता है, सबसे पहले राष्ट्रीय पराधीनता के तथ्य का सामना करता है। ये तथ्य हर जगह उसके रास्ते में पहली बाधा के रूप में है। इसे हटाना प्रत्येक स्वस्थ और स्वतंत्र विकास की बुनियादी शर्त है। पोलिश समाजवादी जो अपने देश की मुक्ति को अपने कार्यक्रम में सबसे ऊपर नहीं रखते, वे मुझे जर्मन समाजवादी जैसे लगते हैं जो सबसे पहले समाजवादी कानून को निरस्त करने, प्रेस, संघ और सभा की स्वतंत्रता की मांग नहीं करते। लड़ने में सक्षम होने के लिए सबसे पहले खड़े होने के लिए जमीन, हवा, प्रकाश और जगह की जरूरत होती है। ये बात महत्वहीन है कि अगली क्रांति से पहले पोलैंड का पुनर्गठन संभव है या नहीं। हमारे पास किसी भी मामले में पोलिश लोगों को उनके भविष्य के विकास की महत्वपूर्ण स्थितियों के लिए लड़ने के उनके प्रयासों से रोकने या उन्हें ये समझाने का काम नहीं है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बहुत गौण मामला है। इसके विपरीत, स्वतंत्रता किसी भी सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आधार है। इसके अलावा 1873 में जर्मनी और रूस के बीच युद्ध छिड़ने वाला था, और किसी तरह के पोलिश राज्य का गठन, जो बाद में एक वास्तविक राज्य का मूल बन सकता था, बहुत संभावना के दायरे में था। और अगर मेरे प्रभु रूसी हर्जेगोविना में अपने पेनिस्लाविस्ट षड्यंत्रों और आंदोलन को जल्द ही बंद नहीं करते हैं, तो वे एक ऐसे युद्ध में फंस सकते हैं जो उनके, ऑस्ट्रिया और बिस्मार्क के सबसे बुरे डर को शर्मसार कर देगा। केवल रूसी पेनिस्लाविस्ट पार्टी और जार का हित है कि वे हर्जेगोविना में मामले को गंभीर होने दें। बोस्नियाई लुटेरों के गिरोह में हमारी उतनी ही कम दिलचस्पी हो सकती है जितनी बेवकूफ ऑस्ट्रियाई मंत्रियों और नौकरशाहों में जो अब वहां इतना शोर मचा रहे हैं।
इस प्रकार क्रांति के बिना भी केवल एक यूरोपीय टकराव के माध्यम से एक स्वतंत्र पोलैंड का गठन क्लीन पोलैंड 8 संभव से बहुत दूर नहीं होगा। ठीक उसी तरह जैसे प्रशिया जर्मनी का निर्माण क्लेंडुशलैंड 8 जिसे बुर्जुआ द्वारा आविष्कार किया गया था, उनके सपने के क्रांतिकारी या संसदीय मार्ग के माध्यम से नहीं बल्कि युद्ध के परिणामस्वरूप पहुंचा था। इस प्रकार मेरा मानना है कि यूरोप में दो राष्ट्र हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीयवादी बनने से पहले राष्ट्रवादी होने का न केवल अधिकार है बल्कि यह उनका कर्तव्य भी है, आयरिश और पोलिश। यदि वे बहुत राष्ट्रवादी हैं तो वे सर्वश्रेष्ठ प्रकार के अंतर्राष्ट्रीयवादी हैं। पोलिश लोगों ने सभी संकटों में इसे समझा है और सभी क्रांतियों के युद्ध क्षेत्रों पर इसे साबित किया है। पोलैंड को फिर से स्थापित करने की उनकी उम्मीद को खत्म कर दें या उन्हें ये समझा दे कि नया पोलैंड जल्द ही खुद ही उनकी गोद में आ जाएगा और यूरोपीय क्रांति में उनकी रुचि खत्म हो जाएगी। हमारे पास खास तौर पर स्वतंत्रता के लिए उनके अकाट्य प्रयास को रोकने का कोई कारण नहीं है। सबसे पहले उन्होंने 1863 में लड़ने का वह तरीका ईजाद किया और लागू किया जिसका रूसी अब इतनी बड़ी सफलता के साथ अनुकरण कर रहे हैं। बर्लिन और पीटर्सबर्ग परिशिष्ट 2 देखें और दूसरी बात ये कि वे पेरिस कम्यून में एकमात्र विश्वसनीय और सक्षम लेफ्टिनेंट थे। वैसे वे लोग कौन हैं जो पोल्स के राष्ट्रवादी प्रयासों के खिलाफ लड़ते हैं? सबसे पहले यूरोपीय बुर्जुआ वर्ग, जिसके समाजवादी रुझानों के कारण 1846 के विद्रोह के बाद से पोल्स ने सारी साख खो दी है, और दूसरे रूसी पेनिस्लाविस्ट और उनसे प्रभावित लोग जैसे कि प्राउडहोन जो हर्जेन के रंगीन चश्मे से देखते थे। रूसियों में यहाँ तक कि सबसे अच्छे लोगों में भी आज बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो पेनिस्लाविस्ट झुकाव या यादों से मुक्त हैं। वे रूस के पेनिस्लाविस्ट मिशन के बारे में इतने दृढ़ हैं जैसे कि फ्रांसीसी फ्रांस की जन्मजात क्रांतिकारी पहल के बारे में है। लेकिन सच में पेनिस्लाविज्म विश्व प्रभुत्व के लिए एक धुआंधार है जो एक गैर मौजूद स्लाव राष्ट्रीयता की आड़ में प्रकट होता है और इसलिए हमारा साथ ही रूसी लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये धुआंधार अपने दिन में हवा में उड़ जाएगा, लेकिन इस बीच ये हमारे लिए बहुत अप्रिय हो सकता है। रूसी ज़ारवाद और रूसी प्रतिक्रिया के अंतिम आधार के रूप में एक पेनिस्लाविस्ट युद्ध इस समय तैयार किया जा रहा है। ये बहुत संदिग्ध है कि यह सफल होगा या नहीं, लेकिन अगर युद्ध छिड़ जाता है तो एक बात निश्चित है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और यहाँ तक कि रूस में क्रांतिकारी दिशा में शानदार ढंग से आगे बढ़ रहा विकास पूरी तरह से विक्षिप्त हो जाएगा और इसे दूसरे, पहले अप्रत्याशित रास्ते पर धकेल दिया जाएगा। सबसे अच्छा हम 3 से 10 साल खो देंगे, जर्मनी में एक संवैधानिक नए युग के लिए राहत और शायद रूस में भी। सबसे संभावित परिणाम जर्मन आधिपत्य के तहत एक छोटे पोलिश राज्य क्लीन पोलैंड 8 की स्थापना, फ्रांस के साथ बदला लेने का युद्ध, राष्ट्रीय विरोधों का नवीनीकरण और अंत में एक नए पवित्र गठबंधन की स्थापना प्रतीत होता है। इस प्रकार पेनिस्लाविज्म अब पहले से कहीं अधिक हमारा सबसे घातक दुश्मन है, भले ही यह अपनी कब्र के कगार पर है, या सिर्फ इसी वजह से। कटकॉफ, अक्साकॉफ, इग्नाटिफ और उनके साथियों को सिर्फ एक बात पता है कि जैसे ही ज़ारवाद को उखाड़ फेंका जाएगा और रूसी लोग मंच के केंद्र में आ जाएंगे, उनका शासन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए युद्ध के लिए यह उग्र उत्साह ऐसे समय में जब सरकारी खजाना नकारात्मक है और जब कोई भी बैंकर रूसी सरकार को एक पैसा भी उधार देने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि सभी पेनिस्लाविस्ट पोल्स के प्रति इतनी घातक नफरत रखते हैं। वे एकमात्र पेनिस्लाविस्ट विरोधी स्लाव हैं, इसलिए वे स्लाव के पवित्र कारण के गद्दार हैं और उन्हें ज़ार के महान स्लाव क्षेत्र में जबरन शामिल किया जाना चाहिए, जिसकी भावी राजधानी तसारीग्राद है, यानी कॉन्स्टेंटिनोपल। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या मुझे उन छोटे स्लाव लोगों और लोगों के अवशेषों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है जिन्हें स्लाव के शरीर में घुसे 3 खंभों जर्मन, मग्यार और तुर्कों ने अलग कर दिया है। वास्तव में मुझे उनके लिए बहुत कम सहानुभूति है। चेकोस्लोवाक संकट की पुकार, बोजेअक जूस निक्टोनेंज ना ज़ैमी कोटोबी स्लावोम स्प्रेवियदलिवोस्टसिनल। क्या है भगवान, पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्लावों को उनका हक देगा। संपादक का उत्तर पीटर्सबर्ग से दिया जाता है और पूरा चेक राष्ट्रीय आंदोलन उस दिशा में जाता है जिसमें ज़ार स्प्रेवियदलिवोस्टसिनिटी उन्हें उनका हक देगा। संपादक करेगा। अन्य लोगों, सर्ब, बुल्गारियाई, स्लोवेनियाई, गैलिशियन रूथेनेस कम से कम आंशिक रूप से के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन हम इन लक्ष्यों के लिए खड़े नहीं हो सकते। जब ज़ारवाद के पतन के साथ ही इन बौने लोगों की राष्ट्रवादी महत्वाकांक्षाएं विश्व वर्चस्व की पेनिस्लाविस्ट प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाएंगी, तभी हम उन्हें अपना भाग्य अपने हाथों में लेने दे सकते हैं। और मुझे यकीन है कि अधिकांश ऑस्ट्रो हंगेरियन स्लावों को आज़ादी के 6 महीने काफ़ी होंगे ताकि वे उस स्थिति में पहुंच जाए जहां वे फिर से प्रवेश की भीख मांगेंगे।
लेकिन इन छोटे देशों को कभी भी वह अधिकार नहीं दिया जा सकता जो उन्होंने अब सर्बिया, बल्गेरिया और पूर्वी रोमेलिया में खुद को दिया है, ताकि वे कॉन्स्टेंटिनोपल तक यूरोपीय रेल मार्ग के विस्तार को रोक सकें। जहां तक स्विट्जरलैंड में पोल्स के बीच मतभेदों का सवाल है, वे प्रवासियों के बीच झगड़े हैं जो शायद ही कभी महत्वपूर्ण होते हैं, और कम से कम एक प्रवासी समूह के बीच तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो 3 साल में अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, और जिसके बीच सभी प्रवासियों के आवेग के साथ या कम से कम कुछ नया करने की योजना बनाने के लिए एक योजना के बाद दूसरी योजना आती है। एक कथित नए सिद्धांत ने दूसरे की जगह ले ली है। मैंने जो पहले ही कहा है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हम रोमनों से जुड़े लोगों के विचारों को साझा नहीं करते हैं, और हमने उन्हें 29 नवंबर 1830 को 50वीं वर्षगांठ के उत्सव के अवसर पर एक घोषणा में ये बताया है, जिसे जिनेवा बैठक में पढ़ा गया था। आप इस घोषणा को बैठक की रिपोर्ट में पोलिश भाषा में छपा हुआ पाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राउनस्क समूह जिनेवा रूसियों के कट्टरपंथी लगने वाले वाक्यांशों से प्रभावित हुआ है, और अब ये भी साबित करना चाहता है कि अंधराष्ट्रवाद की निंदा उन्हें छू नहीं पाती है। विशुद्ध रूप से स्थानीय और क्षणिक कारणों पर आधारित यह विचलन पोलैंड में खुद ही बिना किसी खास प्रभाव के खुद को निभाएगा और विस्तार से खंडन करने लायक नहीं है। वैसे हम इस समय पोलिश लोगों और पुराने बड़े पोलैंड के लिथुआनियाई, बेलारूसी और यूक्रेनियन लोगों के बीच किसी भी भविष्य के समझौते पर या जर्मनी के साथ सीमा समझौते पर कोई रुख नहीं अपनाते हैं। इसके अलावा बोहेमिया में जर्मन और चेक श्रमिकों के बीच शानदार सहयोग ये साबित करता है कि कथित रूप से पराधीन देशों में श्रमिक स्वयं प्रोफेसरों और पूंजीपतियों की पेनिस्लाववादी लालसाओं से कितने कम प्रभावित हैं।